बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है मुस्टैशिज़। मुस्टैशिज़ का मतलब होता है मूछें। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि सर तारिक रहमान ने लिखी है। आज की इस वीडियो में हम इस शॉर्ट स्टोरी की समरी करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, थीम्स देखेंगे, स्टाइल कौन सा यूज़ किया है इस स्टोरी के अंदर, प्लॉट, कंस्ट्रक्शन, मेजर कैरेक्टर और कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस शॉर्ट स्टोरी में यूज़ की हैं। पर सबसे पहले हम देखेंगे सर तारिक रहमान का बायोग्राफिया। ये एक पाकिस्तानी राइटर हैं और बहुत फेमस राइटर हैं। इनकी स्टोरीज बहुत फेमस हुई हैं और ये स्टोरी मुस्टैशिज़ भी बहुत फेमस है। इवन BS इंग्लिश अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं तो आप इस स्टोरी को ज़रूर पढ़ेंगे। सर तारिक रहमान 4 फरवरी 1947 को पैदा हुए। ये इंडिया में पैदा हुए हैं। इंडिया के एक शहर बरेली जो कि एक प्रोविंस है इंडिया का। उसके बाद इनकी फैमिली 1951 में पाकिस्तान आई। और अगर सर तारिक रहमान को देखें तो ये एक पाकिस्तानी एकेडमिक स्कॉलर हैं, न्यूज़पेपर कॉलमिस्ट हैं, न्यूज़पेपर में कॉलम लिखते हैं, राइटर हैं, राइटिंग करते हैं, शॉर्ट स्टोरीज बहुत लिखी, बुक्स लिखी इन्होंने काफ़ी किताबें लिखी और अदर पब्लिकेशंस जैसे कि आर्टिकल और जर्नल वगैरह भी पब्लिश कराए। इसके अलावा इनकी जो मेजर फील्ड है वो लिंग्विस्टिक्स की है। लिंग्विस्टिक में इन्होंने बहुत काम किया है। इनको बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं इनकी कारकर्दगी की वजह से। ये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं कि एकेडमिक मतलब ये टीचिंग करते हैं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते हैं ये। और ये क्रिटिक हैं, दूसरे राइटर्स के वर्क पढ़ने के बाद उन पर क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। इन्होंने काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरियाँ भी लिखी हैं। ये इन्फ्लुएंस्ड थे ऑस्कर वाइल्ड और मैनस्पिरिट से और इन्होंने काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरियाँ लिखी हैं। इनकी पहली शॉर्ट स्टोरी जो इन्होंने लिखी थी ये 19 साल के थे जब इन्होंने लिखी थी और जब से इनकी शुरुआत हो गई थी इंग्लिश में लिखने के लिए और इनको कंसिडर करना शुरू कर दिया था एज ए इंग्लिश राइटर। इन्होंने 90 आर्टिकल्स लिखे हैं स्कॉलरली जर्नल्स के लिए। इसके अलावा इनकी 9 बुक्स हैं। इन्होंने 4 आर्टिकल लिखे हैं इंसाइक्लोपीडिया वेबसाइट के लिए और इन्होंने 22 अदर बुक्स में दूसरों के वर्क में कंट्रीब्यूशन दी है। इसके अलावा इन्होंने ज़्यादातर जिस थीम पे लिखा वो सेक्सुअल रिप्रेशन था, ह्यूमन नेचर था, कल्चर एंड ट्रेडिशन था, सोशल क्लासेस, प्राइड एंड ऑनर, सोशल हिपोक्रेसी, सोशल इनिक्विटी और इसके अलावा पैरेलल कैरेक्टर को लेके चलते थे। 2 कैरेक्टर ऐसे क्रिएट करते थे जिनको डिफरेंट सिचुएशन में रखते थे सेम एट्रीब्यूट्स के साथ और फिर उनकी डिफरेंट एटमॉस्फेयर या डिफरेंट क्लासेस में उनके साथ किस तरह से क्या सलूक हुआ ये सब कुछ बताते थे। सर तारिक रहमान की जो स्टोरीज़ हैं वो पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत फेमस हैं और सर तारिक रहमान के बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जिन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड हासिल किए। इनको सितारा इम्तियाज़ भी मिला प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू। उन्होंने दिया था इनको 2014 में सितारा इम्तियाज़। इनकी जो मेजर फील्ड थी काम करने की वो एवोल्यूशनरी लिंग्विस्टिक्स थी और इनके कुछ मेजर वर्क हैं जिनमें आता है बिंगो, मुस्टैशियस, ट्रांसफिगरेशन, माई बाप, द डांस ऑफ बेयर्ड्स। अगर हम ये देखें कि स्टोरी मुस्टैशियस जो है ये सर तारिक रहमान ने लिखी, इसका इंट्रोडक्शन देखें तो ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक ओल्ड ट्रेडिशन जो कि पंजाबी कल्चर में पाया जाता है कि जिन्हें जो मूछ के बारे में कि जिसकी जितनी बड़ी मूछ होगी वो उतना बड़ा मर्द होगा या जिसने मूछ नहीं रखी उसने कुछ नहीं रखा। मूछ की ग्रोथ और मुड़ी हुई मूछ अक्सर मर्दानगी की अलामत समझा जाता है और जिसकी जितनी बड़ी मूछ होती है उसको उतना बड़ा मर्द समझा जाता है। ये पंजाबी और चौधरी कल्चर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि उनकी मूछों पे बड़ा गरूर होता है और ये उनकी मैनलीनेस को हाइटन करता है। या आदमी ही या मर्द ही उसको समझा जाता है कि जिसकी बहुत बड़ी मूछ हो। ये मूछ जो है उनको प्राइड एंड ऑनर दिलाती है। इस स्टोरी का जो सेंट्रल आइडिया वो यही मूछ है और सिर्फ कोई आम ऑर्डिनरी मूछ नहीं बल्कि ये कल्चरल मूछ, कल्चरल थॉट, ये कि मूछ जो है वो इंसान की इज्जत और उसका वकार है। इस स्टोरी के अंदर ट्रेजेडी और कॉमिक दोनों एस्पेक्ट पाए जाते हैं और ये जो कॉमी है ये एक पंजाब के विलेज के अंदर उनका जो एक कल्चरल स्टोरी या मिथ है कि जो मूछ है वो उनका ऑनर और प्राइड है। ये स्टोरी ज़्यादा मिथ है। मिथ का मतलब क्या होता है? मिथ एक ऐसी स्टोरी को कहते हैं जिसमें आधा सच और आधा झूठ होता है।
इस स्टोरी के अंदर इन्होंने एक कैरेक्टर क्रिएट किया है जिसका नाम दादू है। और दादू जो है उसकी बहुत घनी मूंछ है, और घनी मूंछ होने की वजह से उससे सब लोग जलते भी हैं, उसकी इज्जत भी करते हैं, उसको बहुत वकार भी है उसका पूरे गांव के अंदर, उसकी बहुत सुनवाई भी है और उसकी खूब पजीराई होती है उसकी मूंछ की वजह से, क्योंकि चौधरी कल्चर के अंदर या पंजाबी कल्चर के अंदर मूंछ को बहुत अहमियत दी जाती है। इसके अलावा दादू की स्टोरी खत्म हो जाएगी और एक और कैरेक्टर की एंट्री होगी जिसका नाम है शफकत। वो भी दादू के ही खानदान से होगा और वो भी अपनी मूछ की वजह से ही वही पजीराई पाएगा जो दादू ने पाई थी। लेकिन शफकत बड़ा होता है दादू की कहानियां सुन सुन के दादू की मूछ बहुत बड़ी थी, और जब वो बड़ा होगा शफकत तो वो भी दादू के रिजेंबल करेगा, दादू ही जैसा होगा। इस स्टोरी के अंदर आप एक्सप्लोर करेंगे कि जो हमें बज़ाहिर दिखता है वही अंदरूनी या असल ज़िंदगी में वही सच नहीं होता। काफ़ी सारी चीज़ें हम खुद एज्यूम कर लेते हैं कि ये रियलिटी है, लेकिन असल में उसकी कोई हकीकत नहीं होती या उसकी कोई अहमियत नहीं होती। इस स्टोरी के अंदर अगर कैरेक्टर देखे जाएं तो दो मेन कैरेक्टर हैं, एक दादू का और एक शफकत का। स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि ये दोनों कैरेक्टर जो हैं वो साथ साथ भी चल रहे हैं और दोनों का साथ साथ कंपैरिजन भी हो रहा है, लेकिन ये अलहदा भी चल रहे हैं। सबसे पहले दादू की इंट्रोडक्शन होती है, दादू दिखाया जाता है, दादू की लाइफ की स्टोरी बताई जाती है कि दादू बहुत लेजेंडरी था, उसकी बहुत बड़ी मूछ थी और गांव में बहुत इज्जत थी। मगर उसके साथ एक हादसा होता है कि उसकी मूछ जो है वो चौधरी कटवा देते हैं और उसको खूब मारते पीटते भी हैं। उसके बाद दादू का स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है और कुछ अरसे बाद 20 साल बाद शफकत जो है वो जब जवान होता है, उसी खानदान का लड़का, तो वो भी दादू जैसा ही बड़ा होता है। लेकिन शफकत का एंड भी इस स्टोरी के आखिर में ट्रेजिक ही दिखाया जाता है। वो किस तरह से, वो डिफरेंट तरीके से। सबसे पहले दादू को देख लेते हैं। दादू जो है वो फर्स्ट मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, और वो इज्जत पाएगा, प्रोमिनेंट होगा अपने विलेज के अंदर, उसकी खूब ठाट बाट होंगी। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग मैन है, उसके बहुत बड़े, वो एक अच्छी कद काट और जिसामत का मालिक है जिसके बड़े बड़े मसल्स हैं। इसके अलावा वो 22 साल का ही है, मतलब 22 साल का ही है, लेकिन वो मर्दों जैसी जिसामत रखता है और अपने विलेज के अंदर वो एक क्रुक है। मतलब ये क्रुक है, ये एक मुर्गे को कहा जाता है, अल्फा मेल को कहा जाता है। इसके अलावा जो ये इतना ज़्यादा वो है खाने पीने में, इसकी खुश खुराक है कि ये 2 बड़े बड़े गिलास बटर मिल्क के यानी कि लस्सी के पी जाता है और उनको पीने के बाद बेवजह हंसता है, कोई हंसने की वजह नहीं, जैसे हा 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 करके हंसते हैं ऐसे हंसता है। उसके बाद इस लड़कियों को भी ये झांकता वांकता है विलेज के अंदर, जब वो नहर किनारे कपड़े धो रही होती है तो उनको देखता है, गांव में ऐसे घूमता फिरता रहता है, अपनी शान और शौकत दिखाता रहता है, लोग इसको खूब प्यार भी करते हैं, इज्जत भी देते हैं। और जो नरेटर का फादर है वो इसका रिलेटिव है, और इसका रिलेटिव होने के साथ साथ वो बहुत खुश है कि उनके खानदान में कोई एक ऐसा आदमी तो निकला जिसकी मूछ है। तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, वो समझता है कि दादू हमारे फैमिली के लिए ब्लेसिंग है, ना सिर्फ ब्लेसिंग है बल्कि इसने हमारी फैमिली का ऑनर भी रिस्टोर किया अपनी मूछ के जरिए से। दादू का नाम जो है वो अलादाद है, लेकिन इसको प्यार से दादू कहते हैं, इसकी ग्रेटनेस की वजह से इसको प्यार करते हैं। और दादू का जो ये ग्रेटनेस है ये उस दिन आयरॉनिकली खत्म होती है जब वो नरेटर को अपने साथ उस जगह लेके जाते हैं जहाँ उसने 2 कोबरा यानी कि 2 सांप मारे होते हैं। वहां पे चौधरी जो उस विलेज के चौधरी होते हैं उनको भी अपनी मूछों पे बड़ा नाज होता है और उनको लगता है कि इज्जत के काबिल जो सिर्फ चौधरी है, तो वो दादू की मूछें कटवा देते हैं और दादू का ट्रेजिक एंड वहां से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद शफकत जो एक अदर इम्पोर्टेंट मेजर कैरेक्टर स्टोरी का, जब वो दादू की क्वालिटीज तमाम की तमाम अपने अंदर रखता है, उसकी जिसामत भी बड़ी है, उसकी मूछें भी बहुत अच्छी है, वो दादू की फैमिली से भी है और वो फंक्शनल कैरेक्टर भी है, उसका एम भी है लाइफ के अंदर, वो 20 साल बाद भी पैदा हो रहा है, वो भी सेकेंडरी प्राइड ऑफ द फैमिली है, फैमिली का ऑनर और ग्लोरी रिस्टोर करता है अपनी मूछों के जरिए से। साथ वो पढ़ता भी है, आर्मी को भी ज्वाइन करता है। गांव के अंदर खूब ठाट बाट होते हैं, लोग उसको दादू की जगह पे ठहराने की कोशिश करते हैं उसकी ग्रेटनेस, उसकी मूछों की ग्रेटनेस की वजह से। लेकिन वो भी एक ऑफिसर के घर में काम करता हुआ जब पाया जाता है तो उसका जो इल्यूजन होता है वो डिसइल्यूजनाइज हो जाता है, जो उसका लोग वकार समझ रहे होते हैं कि भाई बहुत बड़ा कोई शाही होगा, वो शाही नहीं होता बल्कि एक अफसर के घर, आर्मी अफसर के घर काम कर रहा होता है, तो वो डिसइल्यूजनाइज हो जाता है। अगर हम समरी देखें तो समरी मुस्टैशेस की इस तरह से स्टार्ट होती है कि राइटर कहना शुरू करता है कि नोबडी टॉक्ड अबाउट मुस्टैशेस एंड टर्बन्स एज ऑथेंटिसिटिकली एज द ऑथर्स फैमिली। कोई भी इतने वसूख, इतने अहमियत के साथ मूछों और पगड़ियों की बात नहीं करता जितनी कि नरेटर यानी कि कहानी लिखने वाले के घर में बातें होती थी।
जो मूछें थी और टर्बन जो थी उनकी फैमिली के अंदर प्राइड और ऑनर, इज्जत और वकार माना जाता था मर्दों का। उनकी फैमिली में ग्रेट मिथ थी, मतलब एक बहुत बड़ी झूठी कहानी थी, ये झूठी सच्ची कहानी थी जिसके अंदर लोग जो है वो बड़ी बड़ी मूछें और ऊपर की तरफ मुड़ी हुई मूछों को बहुत इज्जत और वकार माना करते थे। ये जो लोग थे इनको सिर्फ मूछों की परवाह थी, इज्जत और वकार की परवाह थी। हालांकि वो अच्छे खासे अमीर कबीर भी थे, लेकिन निकम्मे होने की वजह से उन्होंने अपनी ज़मीनों पे काम ना किया और ज़मीनें छोटी होती गई, छोटी से बेच बेच के खाते रहे और कुछ अनकल्टिवेटेड हो गई जिन पे अब कुछ काश्तकारी नहीं हो सकती थी। और उनका ज़्यादातर फिर गुसर बसर जानवरों पे होने लगा। जानवर भी खाते ज़्यादा और कम उनको प्रोडक्ट देते, यील्ड देते थे, जिसकी वजह से वो लेबर क्लास के अंदर आ गए थे। मतलब जो पहले खूब अच्छी वकार पैसा दौलत रखते थे, अपन उस वसूल उस चीज़ों का सही ना इस्तेमाल करके वो चीज़ें उनके हाथ से निकल गई। प्रॉपर्टी का सही ना ख्याल करके, सही वक्त पे सही पैसा ना कमा के उनके हाथ में जो कुछ था वो सब निकल गया और अब वो लेबरर क्लास में आ गए और उनकी ज़मीन ही उन पर तंग हो गई। और जिस ज़मीन के पहले वो मालिक हुआ करते थे अब उस ज़मीन पे काम करने लगे और उस गांव के जो चौधरी थे उन्होंने उनसे वो ज़मीनें ख़रीद ली और ज़मीनें खरीदने के बाद चौधरी उन ज़मीनों के मालिक हो गए। लेकिन चौधरियों ने उन्हें वहाँ से निकाला ना, बल्कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ काम करते रहें। कई साल गुजर गए, उन्होंने उस फैमिली ने मुस्टैशिस की मतलब मूछों की बातें कम कर दी और अब उनके खुराक के लाले हो गए थे तो वो खुराक की बातें करने लगे। जब नैरेटर 12 साल का यानी कि कहानी सुनाने वाला 12 साल का हुआ तो उसका कज़न जो अल्लाह दाद था वो 22 साल का हो गया और गांव के लड़कों को मार पीट करने लगा। उसकी मूछें भी बहुत बड़ी बड़ी थी और वो लस्सी के 2 गिलास पी जाता था और लस्सी के 2 गिलास पीने के बाद खूब हंसता, लड़कियों को गाँव में तारता और गाँव में ऐसे घूमता फिरता रहता। नैरेटर का जो फादर था वो बहुत खुश था क्योंकि वो फैमिली रिलेटिव था और वो समझता था कि ये जो इसकी मूछें हैं इसने हमारी जो फैमिली है उसका वकार वगैरह वापस कराए, क्योंकि चौधरी वो भी चौधरी थे और चौधरियों की मूछ में दम है। तो फिर इस तरह से वो कहते थे कि हमें हमारी इज्जत वापस मिल गई है। बहुत अच्छे दिन गुजर रहे थे, लोग खूब खुश थे, एक दूसरे से खूब बातें कर रहे थे और हीर वारिस शाह की कहानियाँ किस्से उनकी पोइट्री को सुनाते थे। हीर वारिस शाह एक सूफी थे, उनकी पोइट्री को सुनाते और खूब फैमिली इंजॉय करती, लेकिन दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। दादू जो है अपनी मुस्टैश की वजह से बहुत फेमस होने लगा और उसकी बहुत इज्जत होने लगी। जो नरेटर का फादर था वो बुरी ज़बान इस्तेमाल भी करता, कुछ ऐसी बातें भी करता और दादू को उन्होंने कहा कि जो इस गांव के मालिक चौधरी हैं वो दादू की इतनी बड़ी मूछें बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो दादू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे या दादू को हर्ट करने की कोशिश करेंगे तो इसकी मूछें काट दी जाए। जिस पर नरेटर का बाप बहुत गुस्सा हुआ, उसने गालम गलोच भी की और उसने कहा कि हम कोई कमीन काम करने वाले नहीं, हम भी जद्दी पुश्ती चौधरी हैं। तो लेकिन जो जुग्गू एक और कैरेक्टर था उसकी कोई मूछें नहीं थी, वो क्लीन शेव था, तो वो दादू की मूछों से बहुत जलता था और उसने प्रेडिक्ट किया था कि दादू की मूछें एक दिन ज़रूर कट जाएंगी। एक दफ़ा घर पे वापसी जब वो घर वापस आया तो उसकी माँ ने उसको खूब प्यार किया और उसको उसकी बलाएं उतारने की कोशिश की, उसको दुआएं देने की कोशिश की। और जब ये मीटिंग ख़त्म हुई तो स्टिल जो जग्गू था वो दादू से बहुत जलता था और उसकी जेलसी एक दिन असर ज़रूर दिखाएगी। एक दिन दादू जो होता है वो नरेटर को अपने साथ लेके जाता है और उस जगह पे लेके जाता है गांव के अंदर जहाँ पे उसने 2 कोबरा सांप मारे होते हैं, कि वहाँ पे सडनली कुछ लोग आते हैं और दादू का नाम पूछते हैं और उसको मारना शुरू कर देते हैं। वो उसका इतना मारते हैं कि उसको अधमरा कर देते हैं, साथ उसके नरेटर को भी मारते हैं। नरेटर को मारने के साथ तो वो नरेटर को भी जब मारते हैं तो दादू की मूछें भी काट देते हैं और मूछें काटने के साथ साथ वो उसके मुंह में ठूस देते हैं और उससे बहुत बुरी जबान में बात भी करते हैं। वो भी उनको गालम गलोच करते हैं, चौधरी के जो गुंडे होते हैं वो भी उनको गालम गलोच करते हैं। वो मार मूर के दादू को ज़मीन पे फेंक के चले जाते हैं। जब वो आदमी जा रहे होते हैं तो वो उसको कहते हैं कि तुम यही हो, तुम मट्टी ही हो और तुम बुरे चीप लोग जो तुम हमारे गुलाम हो, तुम्हारे कोई हक नहीं है कि तुम बड़ी मूछें रखो। उसके बाद अगले दिन ये होता है कि कोई मूछों के बारे में बात नहीं करता। दादू जो होता है वो उसकी जो लेजेंडरी एक पर्सनैलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है पिटने के बाद, कुटने के बाद। उसके बाद वो ज़्यादा अरसे तक सर्वाइव भी नहीं कर पाता। 10 साल बाद दादू मर जाता है। नैरेटर जो होता है फिर वो स्कूल में दाखिला ले लेता है, स्कूल में एजुकेशन हासिल करने के लिए चला जाता है और एक क्लर्क बन जाता है। तो वो गांव छोड़ के सिटी में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पे वो उसका एक बेटा पैदा होता है। नैरेटर जो है वो दादू की सिस्टर से ही शादी करता है और उसका एक बेटा पैदा होता है। जब उसका बेटा यानी कि दादू उसका कज़न लगता था नैरेटर का,
साथ साथ दादू की जो बहन है वो भी उसकी कज़न लगती थी और उसने अपनी कज़न से शादी की होती है। फिर जो उसकी बहन होती है दादू की, वो अपने भाई को बड़ा ही लेजेंडरी याद करती है। उसके पिटने पुटने की बात उसे कोई याद नहीं होती, उसको याद होती है तो उसकी मूछ याद होती है। वो अपने बेटे, जो उसका बेटा शफकत पैदा होता है, उसे अपने भाई की लेजेंडरी कहानी सुनाती कि उसकी बहुत इज्जत थी, उसका बहुत वकार था, गांव वाले सारे उसको देवता मानते थे, हरकिलिस मानते थे, उसकी ऐसी जिसामत थी, उसकी ऐसी मूछ थी। और जो नरेटर होता है उसको पता होता है कि दादू के साथ क्या होता है, लेकिन वो कभी भी शफकत से सच नहीं बोलता, बल्कि वो दादू का ऐसा भरम्बा जो उसकी बहन रखती है वो रखने देता है। असल दादू जो होता है वो वीक होता है, पिट जाता है और बहुत बुरी तरीके से उसका बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन जो उसकी बहन एक मिथिकल दादू क्रिएट करती है वो मैग्निफिसेंट होता है शफकत की नज़र के अंदर। नरेटर जो होता है वो ऐसा दादू का इमेज अपने बेटे के दिमाग से क्लियर नहीं करना चाहता, वो उसके दिमाग में एक ऐसा ही रखने देता है कि भाई वो अपने मामू को ऐसे ही याद करना चाहता है तो ऐसे ही करे। उसके बाद काफ़ी टाइम गुजर जाता है। शफकत जो होता है वो बहुत ही जल्दी बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के साथ साथ मस्कुलर, स्ट्रॉन्ग, और हर गुजरते हुए दिन के साथ साथ उसकी दाढ़ी मूछ हल्की हल्की आने लग जाती है। साथ वो कॉलेज ज्वाइन कर लेता है और फौज के लिए इम्तिहान भी देना शुरू कर देता है कि वो फौज में हो जाए। जब फौज में दाखिला लेने के लिए वो इंटरव्यू वगैरह दे रहा होता है तो उसकी थोड़ी थोड़ी मूछों के छोटे छोटे बाल आने लगते हैं, जिसपे उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तेरे बाल तो बिल्कुल दादू जैसे हैं, तो तू दादू जैसे ही बड़ा होगा और तू दादू जैसी इज्जत पाएगा। उसके बाद वो पूरे गाँव वगैरह में सबको लड्डू वड्डू बांटती है और उसका बेटा आर्मी के लिए भी सिलेक्ट हो जाता है। जब वो आर्मी का यूनिफॉर्म पहनता तो बिल्कुल आदमियों जैसा लगता, बहुत बड़ा जॉइंट हरक्यूलिस जैसा लगता। उसका जो हेड है या उसका जो कद है वो उसके मामू और उसके चचा और उसके अब्बा से भी लंबा हो जाता। और सब उसकी मूछों के बारे में ज़्यादा बात ना करते, लेकिन उसकी मूछों से सब इम्प्रेस ज़रूर होते कि इतनी घनी मूछें आ रही हैं, बहुत इज्जत की बात है। ग्रेजुएशन के बाद जब आर्मी से वो ग्रेजुएट होता है और घर वापस आता है तो वो फुल्ली ग्रोन अप मैन होता है, बिल्कुल हरक्यूलिस की तरह होता है। सब उससे इंप्रेस हो जाते हैं और एक दफ़ा दोबारा फिर पूरे गांव के अंदर शोर चर्चा बपा हो जाता है कि भाई इतनी बड़ी मूछ है, इतनी बड़ी इज्जत है, बिल्कुल हीरो लग रहा है, बहुत ही इज्जत है, बहुत शेर जैसा बच्चा है। पूरे गाँव में खबर फैल जाती है और एक दिन उसके जो अंकल हैं वो उससे कहते हैं, नरेटर से यानी कि शफकत के अब्बा से, कि भाई पटवारी से कोई ज़मीन का काम है तो हमें रोब दबदबे वाला बंदा चाहिए, तो तुम शफकत से कहो कि वो जाके उससे बात करे, क्योंकि उसकी मूछ ही है जो सिर्फ हमारा ये काम निकलवा सकती है। तो जो शफकत से मिलने के लिए वो जब आर्मी के एरिया में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि जो सोल्जर है वो उसे बताते हैं कि जो शफकत है वो बंगले पे काम कर रहा है। जब वो बंगले पे जाके देखते हैं तो शफकत वहाँ पे कपड़े धो रहा होता है। कपड़े धोने के साथ साथ उसे एक औरत जलील भी कर रही होती है कि तुम सही तरीके से नहीं धो रहे। और जो शफकत की मूछें उस वक्त उन लोगों को बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रही होती, और जो उसके साथ ऑफिसर होता है वो उससे ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा जिसामत रखने वाला नहीं होता, लेकिन वो फिर भी शफकत पे हुक्म चला रहा होता है। और उस वक्त करिश्मा उनकी शफकत की मूछों का ख़त्म हो जाता है कि जब वो एक नौकर की तरह एक स्लेवरी अंजाम दे रहे होते हैं, एक किसी के ऑर्डर में होता है। तो उसके गांव उसका चाचा और उसका अब्बा ये देखने के बाद घर वापस आ जाते हैं। इल्यूजन जो था वो डिसइल्यूजनाइज्ड हो जाता है आखिर में। तो ट्रेजिक और कॉमेडी साथ साथ चल रहा है। अगर हम इस स्टोरी के टाइटल को देखें तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है, साथ साथ इस टाइटल के अंदर पास्ट की मेमोरीज के साथ साथ जो आपको दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है कि विलेज के अंदर क्या ट्रेडिशन था और क्या कल्चर उनका चल रहा है मूछों के बारे में, मूछें ग्रो करने के बाद, और वो कितना ज़्यादा डीप रूटेड है ट्रेडिशन, कितने सालों से वो चला आ रहा है और कितने लोगों पे। ये स्टोरी जो है वो ट्रेजिक कॉमिक दोनों है। इसके अंदर जो प्राइड ये सेंट्रल इशू है वो मुस्टैशेस है। प्लॉट कंस्ट्रक्शन देखें तो सिंपल प्लॉट कंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर एक्सपीरियंस बता रहा है नरेटर अपने विलेज के बारे में और सिटी के बारे में, और किस तरह से विलेज में जो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो सिटी के अंदर बिल्कुल रेपुटेशन नहीं रखती। जिस तरह शफकत अपने गांव में दादू लेजेंडरी की तरह बहुत ही इज्जत वाला माना जाता है, इसी तरह गांव में वो एक आम आर्मी ऑफिसर होता है और आम काम अंजाम दे रहा होता है। मेन थीम अगर इसके अंदर देखें तो इसके अंदर मेन थीम जो है वो है प्राइड एंड ऑनर, फिर एल्यूजन विच वॉज डिसएल्यूजनाइज्ड, ग्रोइंग मुस्टैश, वेयरिंग टर्बन्स आर प्राइड एंड ऑनर। ये इसकी मेन थीम है, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल थीम है। सिंबॉलिक इवेंट जो इस स्टोरी के अंदर है वो मुस्टैशेज है। मुस्टैशेज जो है वो प्राइड और ऑनर को भी सिंबलाइज करते हैं, साथ साथ ट्रेडिशन और कन्वेंशनल व्यूज़ को भी करते हैं। आयरॉनिक पैटर्न इसके अंदर ये है कि वही एल्यूजन जो है वो डिसएल्यूजनाइज्ड होता है। एक मूंछ जो गांव में उसको इज्जत दिला रही है, साथ ही साथ शहर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो ये आयरॉनिकली एक आयरॉनिक बात है।
इसके अलावा जो करेक्टराइजेशन है इन्होंने यूज़ की है वो तारिक रहमान एक लेजेंडरी करेक्टर क्रिएट करते हैं दादू, और साथ ही एक आम नॉर्मल मॉडर्न मैन भी क्रिएट करते हैं शफकत, जिनके अंदर वो ग्रैंड डिफरेंस डालते हैं विद सिमिलैरिटी मिथिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, स्टाइल और टेक्निक अगर इसमें देखें तो सिंपल डिक्शन यूज़ की है, अप्रोप्रिएट फ्रेज यूज़ की है टू कन्वे द आइडिया, साथ यूज़ फ्लैशबैक टेक्निक की है और करेक्टराइजेशन की टेक्निक यूज़ की है, जिसके अंदर दादू का कैरेक्टर जो है वो लेजेंडरी है। द whole story can be concluded as Mustache is very interesting story with a conventional and modern view of village and society respectively. Mustaches enjoy as an important place in a selected work and other stories. The story catches the spirit of Pakistani culture and the mindset of its people. They are still fascinated by the ideas of turban, mustaches, ajrak in 20th century. It is no bad to sustain our cultural pattern, but we must peace with the time. Mustaches and turban do enjoy pride and honor, but they do not work in a line with the फैक्ट्स ऑफ लाइफ। मुस्टैशेज और टर्बन्स जो हैं इज्जत और वकार आज भी गाँव में माना जाता है, लेकिन शहर की ज़िंदगी में इनकी उसी वक्त में कोई अहमियत नहीं है, या शहर के लोग इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते। एल्यूजन किस तरह से डिश एल्यूजनाइज्ड होता है तारिक रहमान ने अपनी स्टोरी में बहुत खूबसूरती से बताया। उम्मीद है कि आपको सब समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसी वीडियोस और डालती रहती हूँ। अगर आपने और वीडियोस आपको लिटरेचर पे चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।